जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और राज्य के अंतर्गत पे खास तौर पे वहाँ पर राज्यपाल के द्वारा इसको दिया जाता है। ठीक है, अगर मैंने एक वीडियो बनाया था स्टेट बेस के अंतर्गत पे, प्ले लिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के अंतर्गत पे खास तौर पर। और राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 की बात करें तो टोटल 46 उत्तराखंड के अंतर्गत पे 2 और अदर स्टेट से 44 या यूटी के यूनियन टेरिटरी या यूटी जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, तो 46 टोटल हो गए। 2 और 44 हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 46 हो गए। नेशनल जो है टीचर्स अवार्ड हो गया 2022 को। अगर इसको शुरू करने की बात करें तो 1958 से इसको शुरू किया गया था। थोड़ा सा जाने शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन पर। देखिए, भारत के अंतर्गत पे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति माननीय कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो जन्म दिवस होता है तो उसको क्या किया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको ज्ञात होगा। और अगर इनके जन्म की बात करें तो बेसिक सा इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट में मैं आपको उनके जो नेम है वो प्रोवाइड करूंगा। तो जो इस टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो उससे संबंधित कुछ बेसिक सा या रिलेटिव आप पढ़ लेते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है वो टॉपिक भी। तो इनके जन्म की बात करें तो 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के अंतर्गत पर। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 17 अप्रैल 1975 में चेन्नई पे तमिलनाडु पर हुआ था। पिता हो गए इनके सर्वपल्ली वीरास्वामी हो गए और माता की बात करें तो सीताम्मा होगी। अगर शिक्षा की बात करें तो एमए दर्शन शास्त्र से इन्होंने 1906 पर क्या किया था? एमए किया था दर्शन शास्त्र में। अब कुछ बेसिक सा और फैक्ट जान लो। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता इनके द्वारा 1948 से 49 में की थी। सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की राजदूत 1949 से लेकर 1952 तक रहे थे। और भारत के जब प्रथम उपराष्ट्रपति थे 13 मई 1952 से लेकर 12 मई 1962 तक। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 हो गया 1967 पे। ठीक, प्रमुख रचनाओं की बात करें तो द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ यहाँ पर हो गया, द आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ हो गया। और इसके अंतर्गत पे रिलीजन एंड सोसाइटी होगी, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट यहाँ पर हो गया। और सोर्स बुक इन इंडियन फिलोसॉफी इनकी प्रमुख जो है पुस्तक है। देखिए, इनको भारत रत्न मिला था, कभी कभी पूछ सकते हैं एग्जामिनर, तो 1954 में इनको भारत रत्न मिला था। और ब्रिटिश अकेडमी के अंतर्गत पे इनको फेलो चुना गया था 1939 पे। और ये मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर 1918 पे रहते हैं, 1918 के अंतर्गत पे। आंध्र विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दोनों के ये कुलपति क्या हुए? रह चुके हैं। ठीक है, देखिए, भारत के अंतर्गत पे प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो जिनके जन्म दिवस से यह रिलेट करता है या जिनके जन्म दिवस के रूप में इसको शिक्षक दिवस के रूप में भारत में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये आपके एग्जाम विजन की इससे क्या हो जाता है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बेस के अंतर्गत पे। ठीक, और उनके बारे में जानना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेसिक्स आपने जान लिया होगा। देखिए, भारत के अंतर्गत पे जो प्रत्येक वर्ष शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या है उस चीज़ को आप यहाँ पर देख लो। यहाँ पर हम बात करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का उद्देश्य देश के कुल श्रेष्ठ शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को पहचानना व सराहना है। यह पुरस्कार ऐसे होनहार तथा कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम के माध्यम से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध बनाया है। उनको क्या किया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत तो लगभग 47 प्रकार के दिए जाते हैं। उनका आगे भी बात करेंगे, जो भी चीज़ होता है बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे शिक्षक पुरस्कारों हेतु शिक्षकों की पात्रता की शर्तें। आप के लिए जो टीचर है कौन इसके लिए एलिजिबल है, उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ेंगे। निम्नलिखित श्रेणियों के तहत मान्यता प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले स्कूल शिक्षक और स्कूलों के प्रमुख इसके क्या होंगे? एलिजिबल होंगे। फर्स्ट नंबर का इंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट बेस के अंतर्गत पे राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा संचालित स्कूल, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूल, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल इसके लिए एलिजिबल मान्य होंगे। बी पार्ट है इसी के अंतर्गत पे केंद्रीय सरकार के स्कूल अर्थात केंद्रीय विद्यालय हो गया और जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया जो केंद्र के अधीन आते हैं, और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत के द्वारा संचालित सैनिक स्कूल, परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी
मंत्री द्वारा संचालित स्कूल। और थर्ड नंबर की बात करें तो सी नंबर का केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूल। और ए बी और इसके अंतर्गत पे के अलावा जो अदर वाली बात आती है तो काउंसलिंग फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जो भी इसके अंतर्गत पे संबंध है, क ख ग मतलब ABCD जो बेस है। इनके अलावा कुछ और जो है स्कूल या कॉलेज है इसके अंतर्गत पे क्या होती है, इंस्टीट्यूट इंक्लूड होता है। ठीक है, ये चीज़ तो आपने समझ लिया होगा। कॉलेज नहीं, स्कूलें होगी, प्राथमिक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक इसके अंतर्गत पे हो गया। ठीक, अब ये तो पुरस्कार जो पात्र शर्तें हैं, ये पहली शर्त तो ये होगी, कुछ आगे भी और शर्तें इसके अंतर्गत पे है। तो अगर वी पार्ट के अंतर्गत की बात करें तो यहाँ पर हो गया सामान्य रूप से सेवानिवृत्त शिक्षक पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे, लेकिन उन शिक्षकों पर विचार किया जा सकता है जिन्होंने कैलेंडर वर्ष के एक भाग एक क्रम से कम 4 महीने अर्थात 30 अप्रैल तक जिस वर्ष से राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित हैं तब तक कार्य किया हो। यदि वे अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हैं तब उनको क्या किया जाए, इस पुरस्कार के लिए चुना जाएगा। शैक्षणिक प्रशासन, शिक्षा निरीक्षक और प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए क्या होते हैं, पात्र नहीं होते हैं। शैक्षणिक प्रशासक, शिक्षा निरीक्षक और प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं होते हैं। शिक्षक मुख्याध्यापक को ट्यूशनों में शामिल नहीं होना चाहिए। जो शिक्षक और जो मुख्याध्यापक हैं उनको इसके अंतर्गत पे क्या है कि ट्यूशनों पर भी वो ट्यूशन नहीं पढ़ाने चाहिए, तब उनको प्राइज दिया जाएगा। केवल नियमित शिक्षक और विद्यालय प्रमुख ही पात्र होंगे। ठीक है, संविदा शिक्षक और शिक्षा मित्र जो होते हैं इसके लिए क्या होते हैं, पात्र नहीं होते। ये चीज़ तो आपने जान ली होगी, कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, कौन नहीं होगा। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए अभी मैं आगे भी बात करने वाला हूँ, यहाँ पर एक बार शॉर्टली देख लो। मापदंड बेस के अंतर्गत पे तो शिक्षकों के चयन हेतु मार्गदर्शन देने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, फॉर्मूला होता है। मूल्यांकन मैट्रिक में मूल्यांकन के लिए 2 प्रकार के मापदंड इसमें प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले हो गया उद्देश्य मापदंड और मानदंड प्रदर्शन के आधार पर टोटल जो 100 अंकों का होता है। अभी मैं आगे बात करने वाला हूं इसके लिए जो मापदंड क्या है, आगे प्रत्येक बेस में कितने कितने मार्क्स दिए जाते हैं। बस यहाँ पे थ्योरेटिकल शॉर्ट रूप से तो आप पढ़ लेना, कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है जानने के लिए। मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया ताकि आप समझ सकते हैं। इस PDF का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका एक अच्छा खासा नोट्स बन जाएगा या आप नोट्स कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करें तो अब इनके आवेदन और जो चयन की प्रक्रिया है उस चीज़ को हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है, सभी आवेदन एक ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। इसके अंतर्गत पे शिक्षा मंत्रालय मतलब जो है आपको जो भी फॉर्म संबंधी डाउनलोड करनी है, शिक्षा मंत्रालय भी पोर्टल में डेटा प्रविष्टि के दौरान पोर्टल में समय पर प्रवेश और तकनीकी और परिचालन मुद्दों के समाधान के बारे में राज्यों और जो संघ केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके साथ समन्वय होगा। और थर्ड है MOE विकास और पोर्टल के लिए पूरा खर्चा वहन करेगी इस बेस के अंतर्गत। चौथा नंबर का है राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में शिक्षक और विद्यालय प्रमुख स्वयं निर्धारित कट ऑफ तारीख से पहले वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भर के सीधे आवेदन इसके अंतर्गत पे कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए कोई टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये। ठीक है, और इसके अंतर्गत पे प्रत्येक आवेदक पत्र के साथ ऑनलाइन एक पोर्टफोलियो जमा करेगा और पोर्टफोलियो में सभी संबंधित सहायक सामग्री जैसे दस्तावेज, उपकरण, गतिविधियों की रिपोर्ट, क्षेत्र का दौरा, तस्वीरें, ऑडियो या वीडियो आदि इसके अंतर्गत पे क्या हो सकती हैं, शामिल हो सकती हैं। ठीक, अब चयन करना है ना, आगे आपको चयन करना है तो ये चीज़ें डॉक्यूमेंट उनके द्वारा जारी किया गया तो वो चीज़ आपको प्रोवाइड करनी है। अगर नहीं करेंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, इसमें कोई हर्ज नहीं गवर्नमेंट का। आवेदक द्वारा घोषणा, प्रत्येक आवेदक या घोषणा पत्र देगा। एक घोषणा पत्र भी शपथ पत्र या घोषणा पत्र जैसे कहते हैं वो होगा कि सभी दी गई जानकारी डेटा उसकी और उसके ज्ञान के अनुसार सही है और अगर बात की तारीख में कुछ भी असत्य पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासन के विरुद्ध क्या की जाती है, कार्रवाई किया जाता है, इंक्वायरी की जाती है स्टेप टू स्टेप वाइज बेस के अंतर्गत। पर ध्यान रखना कि अगर कोई टीचर या यदि आप ये टीचर ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान रखना कि आप अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं, अगर आप पात्रता रखते हैं राष्ट्रीय इसके अंतर्गत पे शिक्षक पुरस्कार के लिए तो अपने डॉक्यूमेंट संबंधी बेस, इंफॉर्मेशन संबंधी बेस सही भेजना, नहीं तो आपको दिक्कत होगी आगे। ठीक, अब ये चीज़ तो जान लिया। अब जो मानक के लिए हमने बात करी थी तो आवेदक कैसे करते हैं, तो कुछ जैसे डेट होता है ना कि अब कब हम आवेदन करें, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, तो ये ध्यान रखो कि जैसे 2022 का किया गया था तो 1 जून से स्टार्ट हो गई थी प्रोसेस यहाँ पर फर्स्ट। फिर दूसरा प्रोसेस था 13 से लेकर 22 जुलाई, फिर 23 जुलाई से 31 जुलाई के बेस में, फिर 1 से 2 अगस्त बेस और 4 से 12 अगस्त बेस के अंतर्गत पे फिर जूरी द्वारा
मतलब सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप जिस राज्य में रहने वाले हैं, तो अगर आप जिस ब्लॉक पर रहने वाले हैं, वहाँ से आपको सारा डॉक्यूमेंट क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर आपका डीएम संबंधी जो है डॉक्यूमेंट आपका पूरा वेरिफिकेशन जमा करेगा डीएम को वहाँ पर, ठीक, डिस्ट्रिक्ट पे जमा हो जाएगी। आप जिसके अंतर्गत पे, जिस राज्य के अंतर्गत पे, जिस डिस्ट्रिक्ट पे भी रहते हैं, वहाँ पे जमा हो जाएगा। फिर वो आगे क्या करेगा, राज्य के पास भेजा, राज्य आगे क्या करेगी, ये आगे केंद्र बेस के लिए जूरी के पास में भेजेगी, और लगभग जूरी द्वारा चयन प्रक्रिया लगभग 12 अगस्त के बेस तक कर दिया गया था 2022 में। और उनके द्वारा नाम की घोषणा कब की गई थी, 16 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक। उसके बाद में जूरी के द्वारा यह घोषणा कर दी गई कि भारत के अंतर्गत पे 46 टीचरों को क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना जाएगा। और उसके बाद में कब दिया जाता है, 5 सितंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है। लगभग जून 1 से ये पोर्टल शुरू कर दिया जाता है, प्रोसेसिंग इस चीज़ के लिए। समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें बेस के लिए। अब आगे बात करें तो जो राज्य चयन समिति है, तो इसके अंतर्गत पे क्या होता है, थोड़ा सा इन चीज़ों को भी आप देख लो, ठीक है। अब कौन इसके अंतर्गत पे चयन करता है, वैसे तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, थोड़ा सा जान लो। जैसे मैंने पहले तो बता दिया, तो राज्य के अंतर्गत पे जब चयन होता है, फिर उसके बाद में आपको जूरी के पास जानी है ना, राष्ट्र के अंतर्गत पे चेक होना है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान न रखना है। तो जब राज्य स्टेट के अंतर्गत आप लोग की चेकिंग होती है, तो वो कैसे होती है, थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। राज्य चयन समिति जिसको कहा जाता है, कि अध्यक्षता राज्य शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और सचिव इसके अंतर्गत पे करते हैं। इसके अंतर्गत पर राज्य चयन समिति के सदस्य इस प्रकार से होते हैं: राज्य शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव अध्यक्ष, केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य, शिक्षा निर्देशक, आयुक्त और सदस्य सचिव निर्देशक। और इसके अंतर्गत पे SCIRD जो भी है या SCERT के अंतर्गत पे नहीं होंगे, पर उनके समान सदस्य यहाँ पर इंक्लूड होंगे राज्य बेस के अंतर्गत पर, अगर जो चेक करता है इन डॉक्यूमेंट बेस के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में जब जूरी के पास में जाता है, तो जूरी के अंतर्गत पे किस प्रकार की प्रोसेसिंग होती है वो चीज़ देख लो। विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग MHRD से सेवानिवृत्त सचिव की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय स्तर की स्वतंत्र जूरी सभी 36 SSC और 7 OSC द्वारा मतलब जो है द्वारा भेजी गई उम्मीदवारों की सूची की समीक्षा करेगी, और फिर से क्या करेगा, मूल्यांकन यहाँ पर किया जाएगा। अगर फर्स्ट की बात करें तो हर नामित को जूरी के सामने प्रस्तुतिकरण देने की ज़रूरत है। और बी की बात करें तो जूरी को सूची में से अधिकतम 45 नामों का चयन करना होगा, और दिव्यांग शिक्षकों आदि विशेष श्रेणी के 2 उम्मीदवारों को मिलाकर लगभग 47 के बेस में दिया जाता है वाली बात है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि 45 नामों को चुनना, और दिव्यांग शिक्षक आदि विशेष श्रेणी में 2 उम्मीदवारों को ही इसके अंतर्गत पर चुना जाएगा। वो भी मैं टॉपिक के अंतर्गत पर नाम आगे डिस्कस करने वाला हूँ एग्जाम बेस के लिए। और थर्ड इंफॉर्मेशन है, नामित शिक्षकों को TADA का भुगतान MHRD द्वारा किया जाएगा। और आगे की बात करें तो जूरी को सचिव संबंधी सहायता NCRD द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अन्य सभी जो है पुरस्कारों को इसी पुरस्कार में मिला दिया जाता है इसके अंतर्गत पे। अब प्राइस की बात करें तो 50,000 और जो है उसके अंतर्गत पे जो प्रशस्ति पत्र बेस के अंतर्गत पे क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है शिक्षकों को। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है प्राइस बेस के लिए। देखिए जो मानक मापदंड है, तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर जो मार्क्स आपको दिए जाते हैं, तो कैसे मार्क्स मिलता है ये चीज़ भी हो गया। कैसे कैसे, जैसे आप एक होता है ना कि आपकी मापनी है, तो जो सबसे पहले की बात करें तो हमने बात करी थी तो 2 पार्टों के अंतर्गत पे, ये तो 20 मार्क्स का पूरा है जो इसके अंतर्गत पे 8 इंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट के अंतर्गत पे बात करें तो समुदाय हो गया, अभिभावकों और पूर्व छात्रों आदि को प्रोत्साहन करने के लिए शिक्षक द्वारा किए गए कार्य, बुनियादी ढांचा, कंप्यूटर, मध्याह्न भोजन, धनराशि, जो है पुस्तकों आदि के माध्यम से विद्यालय में किया गया योगदान, 3 नंबर यहाँ पर इसके अंतर्गत पे दिए जाएंगे, 3 मार्क्स, ठीक है। प्रकाशन बीते 5 साल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पत्रिकारिताओं के अंतर्गत पे या पुस्तकों में शोध पत्र लेख जो भी इस चीज़ है इस बेस का अगर है तो उसको 3 मार्क्स यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। थर्ड इंस्ट्रक्शन है, बीते 3 वर्षों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट या अन्य प्रदर्शन मूल्यांकन टूल के लिए 3 मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा। 4 नंबर की बात करें तो क्या शिक्षक बिना किसी शिकायत के नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होता है, तो इसके लिए 3 मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा। 5 नंबर की बात करें, क्या शिक्षक नियुक्ति के बाद से सेवा के दौरान हुए प्रशिक्षण में नियमित रूप से शामिल हो रहा है या रही है, तो उसके लिए क्या दिया जाएगा, 2 मार्क्स यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। नामांकन बढ़ाने और स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी के लिए शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों पर भी 2 मार्क्स यहाँ पर दिए जाते हैं। 7 नंबर की बात करें तो क्या शिक्षक ने स्वयं या अन्य
राष्ट्रीय MOOCS प्लेटफॉर्म के अंतर्गत किसी कोर्स के लिए नामांकन कराया है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, 2 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। 8 नंबर की बात करें तो SDRD बोर्ड या NCERT के लिए ई सामग्री तथा पुस्तकों तथा शिक्षक जो हैंडबुक का विकास किया तो इसके लिए 2 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल इसके अंतर्गत पर 20 मार्क्स हो गए। अब देखिए जो 80 मार्क्स का वेस के अंतर्गत पर अदर है, अगर इसके अंतर्गत की बात करें तो मापदंड बी है, तो मापदंड बी के अंतर्गत पे प्रदर्शन के आधार पर मापदंड के लिए देखिए संकेत कुछ उदाहरण यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पर क्या है, एक तो 30 मार्क्स का ये हो गया और दूसरा 25 मार्क्स का हो गया, 25 हो गया, 25 25 50 हो गया, 50 और 30 क्या हो गया, 80 मार्क्स यहाँ पर हो गया। पहला इन्फॉर्मेशन है 30 मार्क्स बेस के लिए विद्यार्थियों को अपने शिक्षण के बेहतर प्रभाव के लिए शिक्षक शिक्षिका द्वारा कराए गए नवाचारी प्रयोग जैसे ICT आनंद के साथ सीखने की तकनीक का इस्तेमाल और इसी के अंतर्गत पे शैक्षणिक ज्ञान सामग्री, किफ़ायती शैक्षणिक सहायता आदि सहित दैनिक शैक्षणिक गतिविधियों में शिक्षण संबंधी दृष्टिकोण का विकास और उनका इस्तेमाल और नवाचार प्रयोग की संख्या, स्वरूप और प्रभाव के आधार पर 30 मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा। सेकंड नंबर 2 नंबर की बात करें तो अतिरिक्त और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के संगठन, प्रयोगों की संख्या, विस्तार और प्रभाव पर आधारित के लिए 25 मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा। अब बात करेंगे 3 नंबर की बात करें तो 2 इंस्ट्रक्शन है, इसके अंतर्गत पर 25 मार्क्स का विद्यालय के बुनियादी ढांचे और बच्चों के सामाजिक जागरूकता के प्रसार के लिए समाज को एकजुट करना और राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय अखंड को प्रोत्साहन करना। 25 मार्क्स टोटल बन जाता है 80 मार्क्स। जो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट बात करी थी हमने तो 80 और 20 कितना हो गया, 100 मार्क्स इस बेस के अंतर्गत पे चयन किया जाता है, मार्किंग की जाती है। आप जान गए होंगे इसके अंतर्गत पे जो ये है नाम है, इसके अंतर्गत तो हम 46 नाम के बारे में शॉर्ट शॉर्ट लेंगे, क्या पता कभी एग्जामिनर आप लोगों के लिए पूछ ले। सबसे पहले बात करें तो जो सुश्री अंजू दहिया होगी, ये कहाँ की हैं, जो है सरकारी माध्यमिक विद्यालय है, इसके अंतर्गत तो सोनीपत हरियाणा की होगी। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो श्री युद्धवीर होगे, ये भी हैं हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पे। पहुँच करके आप देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, खास तौर पर ये जान लो श्री युद्धवीर हो गया, स्कूल के JBT प्रभारी है, GPS अनोगा जो भी है इसके अंतर्गत पे, जिला हिमाचल प्रदेश। और आगे बात करें तो 3rd नंबर के हैं वीरेंद्र कुमार, जो है शिक्षक हो गया, GSS हो गया, धरोगरा हो गया, जिला ये भी है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पे इनको दिया गया। आगे बात करेंगे 4 नंबर के श्री हरप्रीत सिंह हो गए, ये है पंजाब के। और 5 नंबर की बात करें तो श्री अरुण कुमार गर्ग हो गए, ये कहाँ के हैं, ये भी पंजाब के। अपने स्टेट बेस का देख लेना, स्टेट PSC बेस में कभी कभी पूछ सकता है। और 6 नंबर की बात करें तो सुश्री रजनी शर्मा होगी और ये हैं दिल्ली की, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और दिल्ली बेस की हैं। 7 नंबर की बात करें तो श्री हो गए कौस्तुभ चंद्र जोशी हो गए, प्राचार्य SDS, इसके अंतर्गत पे ये हैं उत्तराखंड के, इनको प्रदान किया गया श्री कौस्तुभ चंद्र जोशी, ठीक ध्यान रखना, ये जिला नैनीताल बेस के अंतर्गत हैं। आगे बात करेंगे तो उसके बाद में है 8 नंबर के सुश्री सीमा रानी जी होगी, ये हैं प्रमुख रूप से यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ की, ठीक। और 9 नंबर की हैं सुश्री सुनीता, और ये भी हैं बीकानेर राजस्थान के अंतर्गत के स्टेट की। और उसके बाद में आगे हैं यहाँ पर श्री दुर्गा राम मोआल हो गए, ये हैं राजस्थान के। 11 नंबर के हैं सुश्री मारिया मुरैना और मिराडा होगी, ये जो भी है दक्षिण गोवा बेस की हैं, गोवा स्टेट की, ठीक है, गोवा की कैपिटल पणजी, ध्यान रखना। 12 नंबर के हैं श्री उमेश भरत भाई वाला, ये है गुजरात की कैपिटल गांधीनगर होगी जैसे आप जानते हैं। 13 नंबर की बात करें तो श्री नीरज सक्सेना हो गए, ये हैं मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल, ठीक है। शिवराज वहाँ के क्या है, अभी आप जानते होंगे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। 14 नंबर की बात करें तो श्री ओम प्रकाश पाटीदार हो गए, मध्य प्रदेश, ये भी मध्य प्रदेश के हो गए। और 15 नंबर की बात करें तो सुश्री ममता अहर होगी, ये कहाँ की हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ की, 15 नंबर के। आगे बात करेंगे 16 नंबर के हैं तो सुश्री कविता संघवी हो गए, जो इसके अंतर्गत पे कहाँ की हैं, महाराष्ट्र मुंबई की। 17 नंबर की बात करें तो श्री ईश्वरचंद नायक हो गए, ये है कानपुर ओडिशा के अंतर्गत। ओडिशा की कैपिटल कहाँ है, भुवनेश्वर है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कानापुर जो भी है एक्सेट्रा, ओडिशा खास तौर पे याद रख लो। 18वें नंबर की बात करें तो श्री बुद्धेश्वर दत्ता हो गए, ये है इसके अंतर्गत में पश्चिम बंगाल के, जौनपुर जो भी है प्राथमिक स्कूल हो गए, पश्चिम बंगाल के। 19वें नंबर के हैं श्री जावेद अहमद राथर हो गए, अगर इनकी बात करें तो ये कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के हो गए, ठीक है। आगे है उसके बाद में 20 नंबर के श्री मोहम्मद जाबिर हो गए, ये शिक्षक सरकारी मिडिल स्कूल कारित जिला के अंतर्गत हो गए, कारगिल लद्दाख के बेस में, 20 नंबर का हो गया। 21st की बात करें तो श्री सुरखीद अहमद, ये कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के। और 22 की बात करें तो श्री सौरभ सुमन हो गए, ये कहाँ के हैं, बिहार के, ठीक है।
आगे उसके बाद में सुश्री निशी कुमारी, ये है बिहार की कैपिटल पटना होगी। 24 की बात करें तो श्री अमित कुमार हो गए, ये है कहाँ से, हिमाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल कहाँ है, शिमला। 25 की बात करें तो श्री सिद्धार्थ यूनजोन हो गए, अगर इनकी बात करें तो ये कहाँ के हैं, सिक्किम की कैपिटल कहाँ है, गंगटोक। 26 की बात करें तो सुश्री जैनुस जैकब होगी, ये कहाँ की हैं, अगर बात करें तो केरल की होगी, ठीक है, केरल की तिरुवनंतपुरम यहाँ पे हो गया। 27 की बात करें तो सुश्री जी पोस्कारी होगी, ये भी कहाँ की है, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। 28 की बात करें तो श्री उमेश टीपी होगी, ये कहाँ के हैं, कर्नाटका, ये भी कर्नाटक का कैपिटल बेंगलुरु होगी, इलेक्ट्रिसिटी बेंगलुरु कहा जाता है। 29 की बात करें तो सुश्री मिमी योशी होगी, जोशी या योशी पता नहीं कोई नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखा, वैसे योशी होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि नागालैंड बेस है। तो सुश्री मिमी योशी होगी, ये नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा। 30 नंबर की बात करें तो श्री नोंग मेथेम गौतम सिंह हो गए, ये कहाँ के हैं, मणिपुर की कैपिटल कहाँ है, इम्फाल पे होगी, ठीक है। 30th की बात करें तो सुश्री माला जिगदल दोरजी हो गए, ये कहाँ की है, सिक्किम गंगटोक की। 32 की बात करें तो सुश्री गमची टिमरे आर मारक, ठीक, ये कहाँ के हैं, मेघालय की कैपिटल कहाँ है, शिलोंग। 33 की बात करें तो श्री संतोष नाथ हो गए, ये कहाँ के हैं, त्रिपुरा अगरतला। 34 की बात करें तो सुश्री मीनाक्षी गोस्वामी हो गए, ये कहाँ की है, असम की कैपिटल कहाँ है, दिसपुर। 35 की बात करें तो सुश्री शिप्रा होगी, ये कहाँ की है, झारखंड, रांची यहाँ पर हो गया। 36 की बात करें तो डॉक्टर रवि अरुणा होगी, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, जैसे आपको मालूम है, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुरनूल। आगे है उसके बाद में श्री 37 नंबर के श्री TN श्रीधर हो गए, ये कहाँ के हैं, तेलंगाना, ठीक है, इसके अंतर्गत पे। और श्री 38 नंबर की बात करें तो श्री कंडाला रमैया हो गए, ये भी कहाँ के हैं, तेलंगाना। आगे बात करेंगे उसके बाद में 39 की बात करें तो सुश्री सुनीता राव होगी, ये कहाँ की हैं, ये भी तेलंगाना की है, ध्यान रखना। 40 नंबर की बात करें तो सुश्री वंदना शाही होगी, ये कहाँ की है, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, या हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है, ठीक है। आगे है 41st की बात करें तो श्री रामचंद्र के हो गए, ये कहाँ के हैं, ये भी तमिलनाडु के। 42 की बात करें तो श्री शशिकांत संभाजी राव कुलठे हो गए, तो ये कहाँ के हैं, ये भी महाराष्ट्र के। आगे हो गया उसके बाद में 43rd की बात करें तो श्री सोमनाथ वामन वाके हो गए, ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र। 44 की बात करें तो श्री अरविंद राजा डी हो गए, ये कहाँ के हैं, पांडिचेरी या पुदुचेरी जो भी कह सकते हैं वहाँ के, ठीक, पुदुचेरी खासतौर पे यूनियन टेरिटरी के लिए। अब है आगे उसके बाद में 45 की बात करें तो दिव्यांग शिक्षकों के लिए विशेष श्रेणी जो है, तो एक तो है उत्तराखंड के, एक दूसरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। श्री प्रदीप नेगी की बात करें तो ये है उत्तराखंड के अंतर्गत पे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के लिए, और दूसरे हैं श्री रंजन कुमार विश्वास PSRT और GSSS, ठीक है, वॉक्स फ्लैट जिला जो है दक्षिण अंडमान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हैं, दृष्टिबाधित छात्रों के साथ काम करना, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ये हो गए। दिव्यांग 2 टीचर है, ध्यान रखना, एक उत्तराखंड के, दूसरे कहाँ के हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, श्री रंजन कुमार विश्वास हो गए, और दूसरे कौन से हैं, ये बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे प्रदीप नेगी हो गए, व्याख्यात सरकारी जो इंटर कॉलेज भेल जिला हरिद्वार के अंतर्गत पे भी दिव्यांग है, ठीक है। टोटल 47 नामों को चुना जाता है, मैंने टॉपिक के अंतर्गत पर डिस्कस करी, तो जो दो दिव्यांग नेम है 44 के बाद में 45 और 46 उनके नाम को जाना। आप स्टेट PSC की जिस स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि आपके स्टेट के बेस के अंतर्गत से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। वैसे तो शॉर्ट रूप से पूरा टॉपिक यहाँ पर रिलेट करने की कोशिश की गई कि आखिर जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है किसको दिया जाता है, कौन इसके लिए एलिजिबल होता है, क्या इसके अंतर्गत प्राइज़ दी जाती है, प्राइज़ की क्राइटेरिया कैसे बांटी गई है, कैसा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और किन को दिया गया 2022 के लिए, कंप्लीटली रूप से एक पूरा टॉपिक एक कॉम्बो पैक के बेस में शॉर्ट रूप से आपके लिए यहाँ पर समझाया गया, ठीक है। आप क्या करिएगा, पॉज करके बार बार वीडियो देखिए, अगर समझ नहीं आ रहा बार बार सुनिएगा, और उसी के साथ में आप क्या कीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट लेके एक PDF बना के आप कॉपी के अंतर्गत पे क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाद में जब आपका 2023 या 24 बेस में जब भी आएगा तो आप डायरेक्टली रूप से उनके नाम को याद कर लीजिएगा, क्या क्राइटेरिया होती है, कैसे दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कब से शुरू करी गई, एटसेट्रा, फिर आपको वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो नेशनल टीचर अवार्ड कहा जाता है 2022 के अंतर्गत पर टोटल 46 टीचरों को दिया गया उनके उत्कृष्ट प्रदान के लिए, तो वो शॉर्ट रूप से यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की। आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।